नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको बताने वाले हैं इस वीडियो में ऑडिटिंग से रिलेटेड बेस्ट क्वेश्चन। ये सभी क्वेश्चन आपके आने वाले एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। जैसा कि आप सभी को पता होगा, हम आपको टॉप 200 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर रहे हैं ऑडिटिंग से रिलेटेड। आपने थंबनेल में भी देखा होगा, लिखा हुआ है टॉप 200 क्वेश्चन। जी हां दोस्तों, तो ये है उसी का पार्ट नंबर 4। इससे पहले मैंने आपको 3 पार्ट्स प्रोवाइड कर दिया है ऑडिटिंग से रिलेटेड, जिसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या तो फिर आप हमारे प्लेलिस्ट पर भी जाकर के देख सकते हैं। तो सभी क्वेश्चन ध्यान से देखिएगा। इसमें से कुछ क्वेश्चन आपको ऐसे भी मिलेंगे जो प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं, वो आपको हम वीडियो में बताते चलेंगे कि कौन सा क्वेश्चन कहां और कब पूछा गया था। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो की शुरुआत करते हैं और देखेंगे आज का पहला क्वेश्चन। डैश डील्स विथ ऑब्जेक्टिव एंड स्कोप ऑफ ऑडिट ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट। डैश वित्तीय विवरण लेखा परीक्षा के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र से संबंधित है। SA 200, SA 300, SA 400, SA 500। तो फ्रेंड्स, आपको आंसर बताने से पहले बता देते हैं, ये क्वेश्चन जो आपको क्वेश्चन अभी मैंने पढ़ के बताया है, ये क्वेश्चन पूछा गया है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में 2021 में, जो कि आपको 13 सितंबर को एग्जाम हुआ था। उसी में ये क्वेश्चन पूछा गया था। तो आप लोग एक बार स्कोप जो है ना, ऑडिट में जो स्कोप है, इसको अच्छे से इससे रिलेटेड क्वेश्चंस पढ़ लीजिएगा। काफी क्वेश्चन इससे पूछे जाते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, आपको यहां पर सही आंसर बता देते हैं। यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, SA 200। ठीक है, यहां पर क्या आ जाएगा, SA 200 वित्तीय विवरण की लेखा परीक्षा के उद्देश्य और कार्यक्षेत्र से संबंधित है। तो चलिए फ्रेंड्स, पढ़ते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्वेश्चन नंबर 2, एग्जाम्पल्स ऑफ कैजुअल वैकेंसी आर वैकेंसीज अराइजिंग ड्यू टू डैश। आकस्मिक रिक्ति के उदाहरण डैश के कारण उत्पन्न होने वाली रिक्ति है। ठीक है, ऑप्शन ए, रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, लेखा परीक्षक का इस्तीफा। ऑप्शन बी, डेथ ऑफ द ऑडिटर, लेखा परीक्षक का मृत्यु। ऑप्शन सी, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, लेखा परीक्षक की अयोग्यता। ऑप्शन डी है ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। अगर आप बीकॉम के स्टूडेंट भी हैं तो इन सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा। ये सभी क्वेश्चन आपके लिए भी काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। और कोशिश करिएगा हमारे सही आंसर बताने से पहले आप लोग आंसर कमेंट करके बता सकें। तो यहां पर आपका जो सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 2 का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। ठीक है, रेजिग्नेशन ऑफ द ऑडिटर, डेथ ऑफ द ऑडिटर, डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ द ऑडिटर, ये सभी यहां पर सही हो जाएंगे। चलिए क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ते हैं, क्या लिखा हुआ है। द ऑडिटर्स रिपोर्ट इज द एक्सपर्ट ओपिनियन एक्सप्रेस्ड बाय द ऑडिटर एज टू द फेयरनेस ऑफ। ऑडिटर की रिपोर्ट डैश की निष्पक्षता के बारे में ऑडिटर द्वारा व्यक्त की गई विशेषज्ञों की राय है। फाइनेंशियल पोजीशन, वित्तीय स्थिति, जनरल पोजीशन, सामान्य स्थिति, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण, बैलेंस शीट एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। बैलेंस शीट यानी आर्थिक चिट्ठा और लाभ और हानि खाता। चलिए इस क्वेश्चन को पढ़िए और 2 सेकंड में इसका आंसर कमेंट करके बताइए। ठीक है, आप लोग गैस करके बताया करिए, ताकि हम लोग को भी अच्छा लगेगा, हम लोग को भी मोटिवेट होते हैं हम लोग भी, जब आप लोग क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके बताते हैं, हम लोग को भी काफी ज्यादा अच्छा लगता है। तो फ्रेंड्स, यहां पर आपका जो सही आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 3 का राइट आंसर हो जाएगा सी वाला। ठीक है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, वित्तीय विवरण। क्वेश्चन नंबर 4 आपके सामने आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4, चलिए इसको पढ़िए, इसका आंसर कमेंट करके बताइए। द ऑडिटर रिपोर्ट इज एड्रेस टू द मेंबर्स ऑफ द कंपनी एंड इज कंसीडर्ड एट द डैश ऑफ द कंपनी। लेखा परीक्षक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को संबोधित की जाती है और कंपनी के डैश में मानी जाती है। बोर्ड मीटिंग, एनुअल जनरल मीटिंग, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी जनरल मीटिंग, ऑल ऑफ द अबव, इनमें से सभी। लेखा परीक्षक रिपोर्ट कंपनी के सदस्यों को संबोधित की जाती है और यह कंपनी के डैश में मानी जाती है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर बनने वाला है ये चारों में से राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। ठीक है, यहां पर कौन सा ऑप्शन आ जाएगा, ऑप्शन बी, एनुअल जनरल
मीटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टेक्निक ऑफ वेरिफिकेशन? इनमें से कौन सत्यापन की एक तकनीक नहीं है? तो सबसे पहले आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन पूछा गया था यूपीपीसीएल के असिस्टेंट अकाउंटेंट के एग्जाम में पूछा गया है। इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चन, फिर से रिपीट होने की उम्मीद है। और अगर आपके पास सेट हो ये वाला जो अभी 13 सितंबर को हुआ है, वहां पर अगर आप क्वेश्चन नंबर 74 देखेंगे अकाउंटेंसी सेक्शन का, तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। चलिए इसके ऑप्शंस पढ़ते हैं। निरीक्षण, इंस्पेक्शन, पुष्टि, कंफर्मेशन, अवलोकन, ऑब्जर्वेशन, बियॉन्ड बजटिंग। इसका इंग्लिश भी हो जाएगा बियॉन्ड बजटिंग। ठीक है, बिल्कुल सेम यही क्वेश्चन आपका दिया हुआ है। इनमें से कौन सत्यापन की एक तकनीक नहीं है? ठीक है, यहां इसका इंग्लिश होता है वेरिफिकेशन। तो राइट आंसर यहां पर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी, बियॉन्ड बजटिंग। ठीक है, यहां पर देखिए निरीक्षण भी सही हो जाएगा, पुष्टि भी होगा और अवलोकन भी हो जाएगा। यहां पर आंसर बनेगा ऑप्शन डी, बियॉन्ड बजटिंग। चलिए अगले क्वेश्चन पे पढ़ते हैं। सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और आपको गारंटी के साथ बता रहे हैं, आपको जो 200 क्वेश्चंस प्रोवाइड किए जा रहे हैं, टॉप 200 क्वेश्चंस, इन्हीं में से आपके एग्जाम में आने वाला है। अगर आप इन सभी 200 क्वेश्चन को अच्छे से रट लेंगे, सभी वीडियोस को ध्यान से देखेंगे, तो यहां से आपका क्वेश्चन फंस जाएगा। कम से कम 4 से 5 नंबर का क्वेश्चन यहां से आपके आने की उम्मीद है। ठीक है, बिल्कुल भी एक भी क्वेश्चन नहीं छोड़ा जाएगा। बिल्कुल जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हो सकते हैं, सभी क्वेश्चन आपको प्रोवाइड किए जाएंगे इन 200 क्वेश्चन में से। क्वेश्चन नंबर 6 बोल रहा है, डैश मीन्स एन इंक्वायरी इनटू द वैल्यू, ओनरशिप, टाइटल, एक्सिस्टेंस, पोजीशन एंड प्रेजेंस ऑफ एनी चार्ज ऑन द एसेट्स। डैश का अर्थ है मूल्य, स्वामित्व, शीर्षक, अस्तित्व, कब्जे और संपत्ति पर किसी भी शुल्क की उपस्थिति की जांच, रिकॉर्डिंग, बुक कीपिंग, रेशियो एनालिसिस, वेरिफिकेशन। क्वेश्चन नंबर 6 का जो सही आंसर बनेगा ऑप्शन डी, वेरिफिकेशन, जिसका हिंदी क्या होता है आपको बताया था अभी मैंने, सत्यापन। सत्यापन इसका हिंदी होता है वेरिफिकेशन का। और आपका जो सिलेबस दिया गया है ऑडिट का, उसमें वेरिफिकेशन, वाउचिंग, ये सभी आपका आने वाला है। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। अगर आपने इसके पहले की 3 वीडियो नहीं देखा है तो इसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, वहां से आप पहले की वीडियोस भी देख लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 7, सिविल लायबिलिटी ऑफ एन ऑडिटर इम्प्लीज लायबिलिटी फॉर। एक लेखा परीक्षक के नागरिक दायित्व का तात्पर्य निम्न के लिए दायित्व है। मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ कैश, नकदी का दुरुपयोग, मिस एप्रोप्रिएशन ऑफ गुड्स, माल का दुरुपयोग, फ्रॉड, धोखा, मिस फेयरनेस, अपकरण। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन डी, अपकरण। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं क्या दिया हुआ है। इंटरिंग कैपिटल एक्सपेंसेस एज रेवेन्यू एक्सपेंसेस इन द बुक्स ऑफ अकाउंट इज। खातों की पुस्तकों में पूंजीगत व्यय को राजस्व व्यय के रूप में दर्ज करना चाहिए। त्रुटि से रिलेटेड क्वेश्चन है। एरर, कंपेंसेटरी एरर, प्रतिपूरक त्रुटि, एरर ऑफ कमीशन, कमीशन की त्रुटि, एरर ऑफ ओमिशन, चूक की त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि। क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर क्या बनेगा? यहां पर आपका राइट आंसर बनेगा क्वेश्चन नंबर 8 का ऑप्शन डी, सिद्धांत की त्रुटि, एरर ऑफ प्रिंसिपल्स। ठीक है, एरर से रिलेटेड भी क्वेश्चन पूछे जाएंगे एग्जाम में, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते हुए रहिएगा। क्वेश्चन नंबर 9, एरर अराइज ड्यू टू इग्नोरेंस ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ अकाउंटिंग इज टर्म्ड एज। लेखांकन के मौलिक सिद्धांतों की अज्ञानता के कारण उत्पन्न होने वाली त्रुटि कहलाती है। एरर ऑफ प्रिंसिपल, कंपेंसेटरी एरर, एरर्स ऑफ कमीशन, एरर्स ऑफ ओमिशन। ठीक है, इसका हिंदी मैंने आपको भी बताया था ऊपर। ठीक है, ये ऊपर हिंदी लिखा हुआ है, देख लीजिए आप लोग। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही आंसर बनेगा यहां पर भी हो जाएगा ऑप्शन ए, एरर ऑफ प्रिंसिपल, सिद्धांत की त्रुटि। ठीक है, ऑप्शन ए हो जाएगा यहां पर भी। नेक्स्ट क्वेश्चन 10,
इनमें से कौन सा कथन सत्य है? अब आपको यहां पर 4 स्टेटमेंट दिया हुआ है, कथन दिया हुआ है, और इसमें से आपको बताना है कौन सा कथन इसमें से सत्य होगा। तो चलिए पढ़ा जाए। उससे पहले आपको बता देते हैं, ये क्वेश्चन भी पूछा गया है आपके एग्जाम में, यूपीपीसीएल एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन है। और अगर आपके पास सेट हो 13 सितंबर वाला, तो उसमें आप क्वेश्चन नंबर 54 अगर देखिएगा तो आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, 54 नंबर पर दिया हुआ है। स्टेटमेंट 1, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द साइज ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था के आकार के संदर्भ में ऑडिट का मूल्य उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। ऑप्शन बी, देयर इज नो चेंज इन द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट विथ रेस्पेक्ट टू नेचर, साइज और नेचर ऑफ एन एंटिटी। किसी संस्था की प्रकृति, आकार या स्वरूप के संदर्भ में ऑडिट के मूल्य उद्देश्य में कोई परिवर्तन नहीं होता है। ऑप्शन सी, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट ऑफ द नेचर ऑफ एन एंटिटी। किसी संस्था की प्रकृति के संदर्भ में ऑडिट का मूल्य उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। या ऑप्शन डी, द बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ द ऑडिट चेंजेस विथ रेस्पेक्ट टू द नेचर ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन। किसी संस्था के स्वरूप के संदर्भ में ऑडिट का मूल्य उद्देश्य परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, देखिए यहां पर चेंज किया गया है। यहां पर दिया हुआ है आपका स्वरूप, यहां पर है आपका प्रकृति, और यहां पर है आपका, तीनों दिया हुआ है, और पहले वाले में दिया हुआ है आकार। ठीक है, ये आपका यहां पर चेंजिंग है। तो यहां पर आपका जो सही आंसर बनने वाला है क्वेश्चन नंबर 10 का, ऑप्शन बी। ठीक है, तीनों हो जाएगा, ऑप्शन बी यहां पर सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 11, सभी क्वेश्चन को ध्यान से देखते रहिएगा। ज्वाइंट ऑडिट इंप्लाइज, संयुक्त लेखा परीक्षा का तात्पर्य क्या है? यह क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जा सकता है, इंपॉर्टेंट है। और अगर आप कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो ये सभी क्वेश्चन की जानकारी आपको होना जरूरी है। ऑप्शन ए, ऑडिट ऑफ टू कंसर्न टुगेदर, दो संस्थाओं का एक साथ ऑडिट। ऑप्शन बी, ऑडिट ऑफ ज्वाइंट स्टॉक कंपनीज, संयुक्त स्टॉक कंपनियों का ऑडिट। ऑप्शन सी, ऑडिट ऑफ ज्वाइंट सेक्टर कंपनीज, संयुक्त क्षेत्र की कंपनियों का लेखा परीक्षा। या ऑप्शन डी, ऑडिट बाय टू फर्म्स ऑफ सीए, सीए की दो फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा। तो ज्वाइंट ऑडिट का मतलब क्या होता है? ऑप्शन डी, ज्वाइंट ऑडिट मींस ऑडिट बाय टू फर्म्स ऑफ सीए, सीए की दो फर्मों द्वारा लेखा परीक्षा। ठीक है, जब एक सीए दो लेखा परीक्षा करता है, दो जगह ऑडिटर करता है दो फर्मों का, तो उसे क्या कहते हैं? ज्वाइंट ऑडिट। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 12 नंबर। अगर वीडियो पसंद आ रही हो तो वीडियो को शेयर करते रहा करिए। जितना आप लोग का सपोर्ट रहेगा उतना हम लोग को मोटिवेशन मिलता है। हम लोग और बेहतरीन से बेहतरीन क्वेश्चन लाने की कोशिश करते हैं, तो आप लोग शेयर करते रहा करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। आपका कोई प्रश्न है तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आप किसी और टॉपिक पर वीडियोस बनवाना चाहते हैं तो आप वो भी हमें कमेंट करके बता सकते हैं, आपको वीडियो प्रोवाइड कर दी जाएगी। क्वेश्चन नंबर 12, सिस्टम ऑडिट इंप्लाइज। अब यहां बताना है आपको सिस्टम ऑडिट का मतलब क्या होता है। ऑप्शन ए, सिस्टमैटिक एग्जामिनेशन ऑफ अकाउंट्स, खातों की व्यवस्थित जांच। ऑप्शन बी, ऑडिट अंडरटेकन टू इंप्रूव ऑडिटिंग सिस्टम्स, लेखा परीक्षा प्रणाली के सुधार के लिए लेखा परीक्षा की गई। ऑप्शन सी, इंक्वायरिंग अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम्स, पूछताछ लेखा और नियंत्रण प्रणाली। ऑप्शन डी, चेकिंग द परफॉर्मेंस ऑफ मैनेजमेंट, प्रबंधन के प्रदर्शन की जांच। अब यहां बात हो रही है सिस्टम ऑडिट, इसका क्या मतलब होता है? राइट आंसर ऑप्शन सी, इंक्वायरिंग अकाउंटिंग एंड कंट्रोल सिस्टम, पूछताछ लेखा और नियंत्रण प्रणाली। नेक्स्ट क्वेश्चन 13, फॉर द पर्पज ऑफ सब सेक्शन 12 of the section 143 of the Companies Act 2013, if the auditor has sufficient cause to believe that fraud has been or has been committed against the company by the officer or employees of the company, he shall inform the central government. The matter shall be immediately reported to him not later than dash
आफ्टर इट हैज कम टू हिज नोटिस एंड ही हैज फॉलोड द नेसेसरी प्रोसीजर। इसको हिंदी में पढ़ देते हैं, उससे पहले आपको बता देते हैं ये भी क्वेश्चन आपका परीक्षा में आया हुआ है यूपीपीसीएल असिस्टेंट अकाउंटेंट में। ठीक है, अगर आप क्वेश्चन नंबर 75 देखेंगे तो वहां पर आपको ये क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 75 दिया हुआ है सेट में। हिंदी पढ़ते हैं। कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 की उपधारा 12 के उद्देश्य से यदि लेखा परीक्षक के पास यह मानने के पर्याप्त कारण है कि कंपनी के अधिकारियों या कर्मचारियों द्वारा कंपनी के खिलाफ धोखाधड़ी की जा रही है या की गई है, तो वह केंद्र सरकार को इस मामले की सूचना तुरंत देगा, जो कि उसके जानकारी में आने के डैश, आपको यहां पर दिन बताना है कितने दिन से अधिक ना हो और उसने आवश्यक प्रक्रिया का पालन कर लिया हो। तो ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आया हुआ है। तो चलिए इसको पढ़ते हैं, क्या आंसर होगा। 80 डेज, 60 डेज, 70 डेज या 50 डेज। तो राइट आंसर बनेगा यहां पर आपका ऑप्शन बी। ठीक है, बी वाला सही हो जाएगा यहां पर 60 डेज। यहां पर लिखिएगा 60 डेज। ठीक है, 60 दिनों से ज्यादा नहीं होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन 14, अंडर विच एक्ट ऑडिट इज कंपलसरी। किस अधिनियम के तहत ऑडिट अनिवार्य है। इंडियन कंपनीज एक्ट 1956, पार्टनरशिप एक्ट 1932, बोथ ए एंड बी या नन ऑफ द अबव। यहां आपका आंसर बनेगा ऑप्शन बी, पार्टनरशिप एक्ट 1932। क्वेश्चन नंबर 15 और आज का लास्ट क्वेश्चन। ऐसे ही आपको हम थोड़े थोड़े क्वेश्चन करके 200 क्वेश्चंस प्रोवाइड कर देंगे ऑडिट से रिलेटेड, जिससे आप सभी वीडियोस को देख लीजिएगा। 15 नंबर क्या कह रहा है। इन एन ऑडिटर द नॉलेज ऑफ बुक कीपिंग एंड अकाउंटेंसी इज। एक अंकेक्षक में बही खाता पद्धति और लेखा शास्त्र का ज्ञान होता है। एक्वायरिंग नॉलेज, ओरिजिनल क्वालिटीज, बॉर्न क्वालिटीज, ऑल ऑफ द अबव। तो यहां पर आपका आंसर बनेगा ऑप्शन ए, एक्वायर्ड नॉलेज। क्या करता है अंकेक्षक, उसका नॉलेज लेता है, एक्वायर्ड करता है। तो फ्रेंड्स आज के लिए इतने ही क्वेश्चन थे। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो वीडियो को शेयर करते रहा करिए अपने दोस्तों को भी, जहां भी आपका स्टडी ग्रुप है अपने व्हाट्सएप स्टेटस पर भी लगाइए, जहां भी आप शेयर कर सकते हैं शेयर कर दिया करिए। वीडियो को लाइक कर दीजिए। हम आपको इसी तरह 200 क्वेश्चन प्रोवाइड करने वाले हैं ऑडिट से रिलेटेड। सभी एक से एक बेस्ट क्वेश्चन है और इसके बाहर से बिल्कुल भी क्वेश्चन नहीं पूछा जाएगा आपके एग्जाम में। और जितने भी क्वेश्चन पिछले साल आए हुए हैं वो सभी आपको हम वीडियोस में बताते रहते हैं। तो इसके पहले की वीडियोस भी आप देख लीजिएगा, जो आपको वीडियोस प्रोवाइड की गई हैं। तीन पार्ट प्रोवाइड कर दिया गया है, ये है चौथा पार्ट, तो वो भी आप देख लीजिएगा, उसको भी शेयर कर दीजिएगा। तो फ्रेंड्स मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।